कहानी की शुरुआत में हमें पीकॉक नामी आइसलैंड दिखाया जाता है जो मॉन्ट्रियल शहर के पास था, जहां एक बायोटेक कंपनी को गोल्फ क्लब फील्ड की देखभाल के लिए हायर किया गया था। इस कंपनी के कर्मचारी वहां एक नई तरह की खाद का इस्तेमाल कर रहे थे जो सर्दियों में जमी बर्फ को पिघलाकर घास को हरा भरा रख सके, ताकि अमीर लोग सर्दियों में भी गोल्फ खेलने का लुत्फ उठा सके। अगले दिन डैन नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने घर में राशन का सामान भर रहा था। एक्चुअली डैन एक रेडियो शो को सुनता था जिसमें यह बताया जाता था कि कोई भी मुसीबत अचानक से कभी भी आ सकती है, और डैन का मानना था कि हम इंसान टेक्नोलॉजी पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हैं और एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब खत्म हो जाएगा, जिस कारण दोबारा से हमें उस पत्थर वाले युग में जीना होगा। इसीलिए वो सभी अनदेखी मुसीबतों से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। आज की रात वो पत्थर से आग जलाने की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन काफी ट्राई करने के बाद भी जब आग नहीं जलती तब वो एक कारतूस से बारूद निकालकर आग जलाने लगता है, जिस कारण धमाका हो जाता है और उस धमाके में उसकी एक आईब्रो जल जाती है। फिर हमें डैन की बेटी पैट्रिशिया को दिखाया जाता है जो कि गोल्फ क्लब में एम्प्लॉय थी। यहाँ बायोटेक कंपनी का सीईओ एक अमीर कपल को गोल्फ खेलकर दिखा रहा होता है और उन्हें बताता है कि उनकी फर्टिलाइजर की वजह से घास कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है, जिससे खेलने में मजा आ रहा है। जबकि पूरी दुनिया इस बात से अनजान थी कि असली कमाल तो जमीन के नीचे हो रहा था, जहाँ फर्टिलाइजर कई गुना फैलकर जमीन के नीचे मौजूद उस पानी को खराब कर रहा था जो उस पूरे शहर को सप्लाई हो रहा था। तभी हम जैकोज नाम के एक एक्टर को देखते हैं जो कि स्टूडियो के नल से एक गिलास पानी पीने के बाद अपने घर के लिए सामान खरीदने सुपरमार्केट जाता है, जहां स्टोर में रखे हुए फल और सब्जियों को नल के पानी से ही धोया जाता था और उन्हें सूखने से बचाने के लिए भी नल का पानी ही यूज किया जाता था। तभी अचानक जोक्स को चक्कर आने लगते हैं, पर थोड़ी देर के लिए वो उसे इग्नोर कर देता है। घर पहुँचने पर वो महसूस करता है कि उसके शरीर में कुछ अजीब से बदलाव हो रहे हैं और उसके पेट से अजीब सी आवाजें आ रही थी। अब धीरे धीरे वो ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। तभी उसकी बीवी उसे बाथरूम से आवाज लगाती है और वो ह्यूमन वॉइस से अट्रैक्ट होकर उसके तरफ बढ़ने लगता है। अब वो अपनी बीवी के पास पहुंचकर उसे भी काट लेता है और उसके ऐसा करते ही उसकी वाइफ भी ज़ॉम्बी बन जाती है। इसके बाद वो टब में घुस जाता है और दोनों की आंखें ग्रीन होने लगती हैं। फिर ये दोनों सूरज की रोशनी को देखने लगते हैं। उधर गोल्फ क्लब में मिशेल और वो रिच कपल रेस्टोरेंट से खाना खाकर बिल्डिंग की तरफ जाते हैं और यहाँ ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि थोड़ी देर पहले यहाँ इतने सारे लोग थे जबकि अब कोई भी नहीं था। अचानक से एक आदमी भागता हुआ आता है और चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग बीमार हो रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी वहाँ ढेर सारे एम्प्लॉय उसका पीछा करते हुए दिखाई देते हैं। वो सभी ज़ॉम्बी बन चुके थे। इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते तभी इनका डॉग उस लड़की के ऊपर जंप करता है और उसकी गर्दन में काट लेता है। यह देखकर उसका हस्बैंड और मिशेल डॉग को दूर फेंक देते हैं। तभी उन्हें दूसरे ज़ॉम्बीज वहाँ से भागते हुए दिखाई देते हैं। अब वो लड़की भी ज़ॉम्बी में बदलने लगती है। फिर ये दोनों आदमी जल्दी से बिल्डिंग के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन डॉग भी चुपके से बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और उस लड़की के हस्बैंड के पैर में काट लेता है। इसलिए ये लोग उस डॉग को भी अलग कमरे में बंद कर देते हैं। अब सारे ज़ॉम्बीज दरवाजे पर इकट्ठे हो गए थे और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगते हैं। इतने में उस लड़की का हस्बैंड भी ज़ॉम्बी बन जाता है और मिशेल का पीछा करने लगता है। फिर हमें डैन को दिखाया जाता है जिसे एक बूढ़ी औरत फोन करके कहती है कि उसके पड़ोसी शोर शराबा कर रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। डैन वहाँ पहुँच जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो बूढ़ी औरत भी ज़ॉम्बी बन जाती है और डैन का पीछा करने लगती है। डैन की आवाज से अट्रैक्ट होकर उस बूढ़ी औरत के पड़ोसी बाहर आ जाते हैं क्योंकि वो सभी ज़ॉम्बी बन चुके थे। डैन जल्दी से भागता हुआ अपने कार में छुप जाता है और मदद के लिए अपने डिपार्टमेंट में कॉल करता है, लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी मदद नहीं मिलती। अब सड़कों पर दौड़ते हुए ज़ॉम्बी को देखकर डैन को अपनी बेटी पैट्रिशिया की फिक्र होने लगी थी। वो उसे कॉल करता है, लेकिन पैट्रिशिया भी ज़ॉम्बी से बचकर भाग रही होती है, इसलिए वो कॉल नहीं उठा पाती, जिससे डैन को अब उसकी फिक्र होने लगी थी। डैन कंपनी की कार को वहीं छोड़कर अपनी कार निकाल लेता है और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम आंड्रे नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी माँ और छोटी बहन एनी के साथ रहता था। एंड्रे की माँ जॉब करती थी, इसलिए दिन में एनी की देखभाल एक आया करती थी। आज वो नहीं आई थी, इसलिए एंड्रे अपनी छोटी बहन एनी के लिए दूध बनाता है, जिसके लिए वो नल के पानी का इस्तेमाल करने ही वाला होता है कि तभी उसकी
माँ उसे बोतल के पानी का इस्तेमाल करने के लिए कहती है। एंड्रे खुद कभी भी सप्लाई का पानी नहीं पीता था। जब भी उसे प्यास लगती थी वो पैक्ड वाटर या फिर किसी तरह की ड्रिंक पी लिया करता था। तभी उसकी माँ को चक्कर आने लगते हैं, जिस पर एंड्रे सोचता है कि ज्यादा एक्सरसाइज करने के कारण उन्हें चक्कर आ रहे होंगे। थोड़ी ही देर में उसकी माँ भी ज़ॉम्बी बन जाती है और एंड्रे पर अटैक करने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। एंड्रे भी अपनी जान बचाते हुए घर के बाहर निकल जाता है और भागते भागते लड़खड़ाकर गिर जाता है। पर जैसे ही उसकी माँ एंड्रे पर अटैक करने वाली होती है तभी वो डैन की कार से टकरा जाती है, जिस कारण वो घायल हो जाती है। एंड्रे अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन डैन उसे रोक देता है और कहता है कि ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है बल्कि अपनी जान बचाने का है। डैन उसे उसके घर में छुप जाने का कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ और भी ज़ॉम्बी आने लगते हैं। ऐसे में एंड्रे अपनी माँ को वहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता था, तो वो उसे पैर से घसीटते हुए घर के अंदर ले आता है और घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करने के बाद वो मदद के लिए पुलिस को कॉल करता है, जहां उसे रिकॉर्डेड मैसेज मिलता है कि पूरा आइलैंड क्वारंटाइन है। फिर हमें उस ब्रिज को दिखाया जाता है जो उस आइलैंड को मेन सिटी से जोड़ता था। यहाँ कुछ पुलिस वाले खड़े थे जिन्होंने ब्रिज के दरवाजे बंद कर दिए थे ताकि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन बाहर न जा सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। सीन शिफ्ट होता है और एंड्रे की माँ उसकी छोटी बहन एनी पर अटैक करने वाली ही होती है कि तभी एंड्रे उसे घसीटकर बाथरूम में बंद कर देता है, जहाँ उसकी नजर शावर से टपकते हुए पानी पर पड़ती है और वो टब में घुस जाती है। उधर एनी भी लगातार रो रही थी, जिसकी आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बी दरवाजे पर इकट्ठा हो जाते हैं। एंड्रे उसे कुछ कपड़ों से ढक देता है जिससे उसकी आवाज बाहर सुनाई न दे, और उसका ये आइडिया काम भी कर जाता है। थोड़ी देर में सारे ज़ॉम्बीज वापस चले जाते हैं। कुछ देर बाद एंड्रे की कैट बैक डोर से वापस घर के अंदर लौट आती है और वहीं से एक ज़ॉम्बीज घर के अंदर घुसने लगता है। तभी एंड्रे वहाँ से निकल जाता है और ज़ॉम्बी भी हिलना बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही एंड्रे गोल्फ स्टिक लेकर वापस आता है वो ज़ॉम्बी छुप जाता है। फिर हम पैट्रिशिया को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज से बचने के लिए एक गैराज में छिप रही थी। वो हेल्प करने के लिए अपने पिता डैन को कॉल लगाती है। डैन तुरंत वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि गैराज के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। वो अपना चाकू निकाल लेता है और उससे कुछ ज़ॉम्बीज को मार डालता है, जबकि कुछ को जख्मी कर देता है। इसके बाद वो अंदर जाता है। उसी वक्त ब्रिज पर मौजूद पुलिस वाले वहाँ से हट जाते हैं, क्योंकि सरकार के ऑर्डर पर मिलिट्री वाले अब ज़ॉम्बीज से अफेक्टेड एरिया को बम से उड़ाने लगे थे। इससे पूरे आइलैंड में पावर कट हो जाता है। अगली सुबह एनी की आया काम पर जाने के लिए ब्रिज के पास पहुँचती है तो वो देखती है कि ब्रिज टूट चुका है। इस बीच एंड्रे अपनी घर की खिड़की से देखता है सभी ज़ॉम्बीज सूरज से आने वाली रोशनी की तरफ देख रहे हैं। एंड्रे को कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो उनकी वीडियो बनाने लगता है। और उसी वक्त नेट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया जाता है, जहां रक्षा मंत्री लोगों को बताता है कि हम लोगों ने आइलैंड की सुरक्षा की खातिर ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अभी स्थिति नियंत्रण में है। तभी एंड्रे की फोन की बैटरी डाउन हो जाती है। इसके बाद वो अपनी माँ को चेक करने के लिए अंदर जाता है और देखता है कि उसकी माँ ग्रीन कलर के चिपचिपी मटेरियल से ढक गई है। अचानक उसकी माँ एनी पर अटैक करने लगती है। तभी एंड्रे उनका ध्यान बटाने के लिए शोर करने लगता है और उनकी फेवरेट सब्जी को उनके सामने हिलाने लगता है, जिससे अट्रैक्ट होकर उसकी माँ उसके पीछे भागने लगती है। ऐसा करते करते ये दोनों लिविंग रूम में घुस जाते हैं, जहाँ गलती से उसकी माँ टीवी स्टैंड से टकरा जाती है और टीवी उनके ऊपर गिर जाता है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दुखी मन से एंड्रे अपनी माँ को वापस बाथरूम में ले जाता है और देखता है कि उनके जख्मों पर घास उगने लगी थी। फिर वह उनके फोन को उठाता है, लेकिन वो फोन भी टूट चुका था। इसके बाद एंड्रे सीढ़ी लगाकर सामने से दरवाजे के बाहर की तरफ देखता है, जहाँ ढेर सारे ज़ॉम्बीज खड़े थे, जैसे कि वो सभी उसी के बाहर आने का इंतजार कर रही हूँ। अब वो भी घर के अंदर रहकर थक चुका था, इसलिए वो एनी को बेबी कैरियर में डालकर हाथ में गोल्फ स्टिक लेकर घर का दरवाजा खोल देता है, जिससे ज़ॉम्बीज घर के अंदर कैट को देखकर उसे पकड़ने के लिए घर के अंदर घुस जाते हैं। और रास्ता साफ देखकर एंड्रे तुरंत वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो शहर के सुपर मार्केट पहुँच जाता है, जहाँ पहले से ही काफी ज़ॉम्बीज मौजूद थे जो उसे घेर लेते हैं। तभी अचानक से एक दरवाजा खुलता है और डैन उसे अंदर खींच लेता है। डैन भी कल से वहीं पर था, लेकिन उसके पास इस सिचुएशन से निपटने के लिए कोई ठोस प्लान नहीं था, क्योंकि सभी बोट्स को मिलिट्री ने पहले से ही नष्ट कर दिया था और इतने ठंडे पानी में तैरकर जाना मतलब सीधा मौत को दावत देना था। फिर एंड्रे अपनी बहन एनी को देखने जाता है,
तभी आंद्रे की नजर फ्रिज में लॉक हुए एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है, जो कोई और नहीं बल्कि पैट्रिशिया थी। यहाँ हमें पता चलता है कि डैन पैट्रिशिया को वहाँ से ले तो आया था, लेकिन उसे बचाने में नाकामयाब हो गया था। डैन को उम्मीद थी कि बाद में इस बीमारी की कोई न कोई वैक्सीन जरूर बन जाएगी, इसलिए वो उसे अपने साथ ले आया था। उधर गोल्फ क्लब में मिशेल सभी दरवाजों को सैनिटाइज करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस बीमारी को फैलाने में इसका भी हाथ था। इसके बाद ये अपनी कंपनी वालों को कॉल करता है और उन्हें धमकी भी देता है कि अगर उन्होंने इसे यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो वो सारे सबूत मीडिया को दे देगा। वो लोग उसे बताते हैं कि एक्सपर्ट लोग हेल्प करने के लिए पहुँचने वाले हैं, लेकिन उसे भी कंपनी के नियम मानने होंगे। उधर स्टोर में डैन काफी समय से आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी एंड्रे उस पर गैसोलीन छिड़क देता है, जिससे तुरंत आग लग जाती है। इस पर डैन उसे समझाता है कि ये गैजेट्स ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे, अब हमें इनके बिना जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। फिर खाना खाते समय ये लोग डैन के फेवरेट रेडियो शो को सुन रहे होते हैं, जिसमें ज़ॉम्बी अटैक के लिए आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। उस शो का होस्ट रक्षा मंत्री का इंटरव्यू लेता है, जो सभी सवालों का गोलमोल जवाब दे रहा होता है, जिससे होस्ट को शक होता है कि कहीं गवर्नमेंट ज़ॉम्बी से निपटने के लिए इनोसेंट लोगों की बलि न चढ़ा दे। तभी डैन रेडियो स्टेशन में फोन लगाकर उन्हें बताता है कि कुछ लोग बचे हैं जिन्हें हेल्प की जरूरत है और हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, बीमार नहीं हैं। जिस पर होस्ट कहता है कि तुम्हें कैसे पता तुम बीमार नहीं हो, और दुनिया के बाकी लोग नहीं चाहते कि हर जगह इन्फेक्शन फैले। अगर ये इन्फेक्शन वहाँ से बाहर आया तो हर जगह तबाही मच जाएगी, इसलिए वो पहले उससे पूरी जानकारी लेता है कि वो लोग कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। उसकी बकवास से तंग आकर डैन फोन काट देता है। इसके बाद डैन और आंद्रे मिलकर इन्फेक्शन फैलने के रीजन जानने की कोशिश करते हैं ताकि वैक्सीन बना सके। बहुत सोचने के बाद डैन इस नतीजे पर पहुंचता है कि हो सकता है ये इन्फेक्शन पानी की वजह से फैल रहा हो, क्योंकि शहर के इतने सारे लोग एक साथ बीमार हो गए थे और एंड्रे के साथ साथ डैन भी सप्लाई का पानी नहीं पीता था और वो दोनों बिल्कुल ठीक थे। कुछ देर बाद ये लोग स्टोर से बाहर निकलते हैं और ये लोग पैट्रिशिया को भी अपने साथ लेकर जाते हैं, जिसके सर पर एक पिंजरा लगा देते हैं ताकि वो किसी को काट ना सके। बाहर उन्हें कुछ ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं जिनकी बॉडी में ग्रीन कलर का कुछ चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था। तभी अचानक से एक छोटी बच्ची डैन के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे डैन धक्का देकर दूर कर देता है। चलते चलते आखिरकार ये लोग डैन की कार तक पहुंच जाते हैं और इससे पहले कि ज़ॉम्बी उन पर अटैक करते वो कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। इसी बीच बायोटेक कंपनी दो ट्विंस यानी जुड़वा बहनों को हथियार के साथ गोल्फ क्लब भेजती है, जो अपने रास्ते में आने वाले हर एक ज़ॉम्बी को धड़ाधड़ मार रही थी। उधर क्लब के अंदर मिशेल इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स को जला रहा होता है ताकि इस बात का कोई सबूत न रहे कि उनके फर्टिलाइजर के कारण ज़ॉम्बी का इन्फेक्शन हुआ था। आखिर में वो फर्टिलाइजर का थोड़ा सा सैंपल बचा कर रख लेता है। तभी दोनों ट्विंस उसके पास पहुंच जाती हैं। मिशेल उनमें से एक का सूटकेस ले लेता है जिसमें इस बीमारी के इलाज की वैक्सीन थी, जो सिर्फ 24 घंटे के अंदर इन्फेक्शन को खत्म कर सकती थी। लेकिन जैसे ही वो एक कैप्सूल को उठाता है, दोनों ट्विंस उसे पकड़ लेती हैं और जबरदस्ती उसके मुंह में फर्टिलाइजर का सैंपल डाल देती हैं। इसके बाद उसे बेहोश करके उसकी बॉडी को घसीट कर ले जाती हैं। इसी बीच मिशेल के हाथ से वो कैप्सूल छूटकर जमीन पर गिर जाता है। फिर हम तीनों सर्वाइवर को वाटर प्लांट की तरफ आते हुए देखते हैं। ये लोग पानी की सप्लाई को बंद करना चाहते थे ताकि ये बीमारी और अधिक न फैले। फिर ये लोग एनी को कार में छोड़ देते हैं ताकि उसके रोने की आवाज से दूसरे ज़ॉम्बीज वहां ना आ जाएं। अब ये लोग बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं, जहां पानी की टंकी में एक ज़ॉम्बी घुसा हुआ था जिसकी बॉडी पर घास उगाए थे। तभी पैट्रिशिया मौका देखते ही वहां से भाग जाती है, इसलिए इन दोनों को भी उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। पैट्रिशिया इन लोगों को देखकर पानी में छलांग लगा देती है अपनी बेटी को बचाने के लिए। डैन भी उस पानी में छलांग लगा देता है। इतने में एक ज़ॉम्बी आता है और डैन पर अटैक करने लगता है। तभी डैन नोटिस करता है कि ज़ॉम्बी एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो पैट्रिशिया को पकड़कर ज़ॉम्बी के सामने कर देता है, जिससे वो पीछे हट जाता है। दूसरी तरफ एक ज़ॉम्बी आंद्रे की आवाज सुनकर उसका पीछा करने लगता है। तब आंद्रे बाहर की तरफ भागने लगता है, लेकिन वहाँ और भी ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं। इधर डैन पैट्रिशिया को पानी से निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी इस कोशिश में पैट्रिशिया की एक बाजू टूट जाती है। उधर आंद्रे भागते भागते किसी तरह से कार के अंदर घुस जाता है और तभी डैन भी बाहर आता है। वो पैट्रिशिया को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था ताकि ज़ॉम्बीज उससे दूर रहें। कार में बैठने के बाद डैन को कुछ आवाज सुनाई देती है। तब पता चलता है कि पैट्रिशिया का फोन अभी भी उसी के पास था। डैन उसके टूटे हुए बाजू का इस्तेमाल करके फोन को अनलॉक करता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि पैट्रिशिया के जख्मों पर घास उगाए हैं। सर्दी के मौसम में घास को देखकर उसे हैरानी होती है, पर तभी उसे याद आता है कि गोल्फ
गोल्फ क्लब में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और ये शायद उसी का नतीजा है, ना कि आतंकवादियों का। उधर गोल्फ क्लब में दोनों ट्विंस सभी गोलों को गोल्फ क्लब की घास पर तोड़ने लगती हैं ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे। तभी डैन की कार वहां पहुंच जाती है और वो लोग उस अजीब से धुएं को नोटिस कर लेते हैं। आंद्रे फोन निकालकर सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है। इसके बाद वो लोग फ्रंट डोर की तरफ जाते हैं, लेकिन डोर लॉक होता है। तब डैन अंदर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढता है और वो छत पर चढ़कर अंदर घुस जाता है। फिर वो दरवाजा खोल देता है ताकि बाकी के लोग भी अंदर आ जाएं। इसके बाद पैट्रिशिया को एक स्टोरेज रूम में बंद कर देता है, जबकि एंड्रे चेयर की हेल्प से एनी के लिए सोने का इंतजाम करता है। इसके बाद डैन और एंड्रे पूरी बिल्डिंग की छानबीन करने लगते हैं। तभी डैन को चक्कर आने लगते हैं। उधर एनी भी जोर जोर से रोने लगी थी। तब एंड्रे उसे चुप करने के लिए दौड़कर उसके पास जाता है और देखता है कि वो अपने बिस्तर से गायब थी। इधर एंड्रे अपनी बहन को ढूंढ रहा था, उधर डैन छानबीन कर रहा होता है, जहाँ वो देखता है कि जमीन पर कुछ बम पड़े हुए हैं जो उस बिल्डिंग को उड़ाने के लिए रखे गए थे। अब डैन की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और उस रूम तक पहुंच जाता है जहाँ सारे बम टाइमर से कनेक्टेड थे। अब डैन काफी कमजोर हो चुका था, इसलिए वो चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और पैट्रिशिया के टूटे हुए बाजू से टाइमर को ऑफ कर देता है। तभी उसकी आंखें भी ग्रीन होने लगी थी। इधर बिल्डिंग के बाहर खड़ी ट्विंस देखती हैं कि काफी देर होने के बाद भी बिल्डिंग ब्लास्ट नहीं हुई है, इसलिए वो चेक करने के लिए अंदर जाती हैं, जहां उन्हें एनी दिख जाती है। वो लोग उसे फर्टिलाइजर खिलाकर वहां से चली जाती हैं। उधर आंद्रे अपनी बहन को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है, जिसे लेकर वो जाने ही वाला होता है कि तभी दोनों ट्विंस उसका रास्ता रोक लेती हैं। उनमें से एक एनी का मुंह बंद कर देती है और दूसरी आंद्रे को फर्टिलाइजर खिलाने लगती है, लेकिन तभी एनी भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और ट्विंस के हाथ में काट लेती है, जिससे उसके हाथ से फर्टिलाइजर का सैंपल गिर जाता है। तभी डैन दूसरे ट्विंस पर अटैक कर देता है और वो उसे काट लेता है। अब एंड्रे जैसे ही पीछे हटता है, उसका पैर वहाँ गिरे हुए एंटीडोट कैप्सूल पर पड़ जाता है, जिससे वो कैप्सूल टूट जाता है और चारों तरफ धुआं फैलने लगता है, जिससे एनी और डैन धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। अब डैन एंड्रे का पीछा करने लगता है और दोनों भागते भागते किचन में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही डैन एंड्रे को काटने वाला होता है कि तभी अचानक से उसकी नजर एनी पर पड़ती है, जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो उसे छोड़ देता है। उसी वक्त दोनों ट्विंस अपनी अपनी गन निकालकर एक दूसरे को शूट कर देती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो दोनों ज़ॉम्बी बने। फिर आंद्रे डैन की जैकेट से उसके पुराने फोन को निकालकर पैट्रिशिया के फोन पर कॉल लगाता है और रिंग की आवाज सुनकर वो फोन को ढूंढ लेता है। अब वो पैट्रिशिया के फोन से वीडियो बनाने लगता है, जिसमें वो अब तक हुई सारी घटनाओं के बारे में बताता है। फिर हेल्प की रिक्वेस्ट करते हुए उस वीडियो को इंटरनेट पर डाल देता है। इसके बाद वो डैन को उसकी बेटी के रूम में पहुंचा देता है। इधर जैसे ही एंड्रे का वीडियो न्यूज चैनल तक पहुंचता है, गवर्नमेंट वहां की सफाई के लिए सेना भेज देती है। सोल्जर्स रास्ते में आने वाले हर एक ज़ॉम्बीज को फायर गन से मारने लगते हैं। तब एंड्रे भी बिल्डिंग से बाहर निकलता है और हाथ उठाकर हेल्प मांगता है। वो अपने साथ पैट्रिशिया का टूटा हुआ हाथ भी लेकर आया था, जिससे वैक्सीन बनाने में मदद मिल सके। तभी एक और सर्वाइवर सोल्जर्स के पास पहुंचता है, जिसे वो लोग गोली मार देते हैं। यह देखकर एंड्रे समझ जाता है कि सोल्जर वहां सर्वाइवर को बचाने के लिए नहीं, बल्कि सबको मारकर एरिया क्लीन करने के लिए आए हैं। अब तक एनी भी ठीक हो चुकी थी, इसलिए एंड्रे वहां से भागकर छिप जाता है। उधर गोल्फ क्लब के अंदर डैन भी ठीक हो चुका था, पर तभी सोल्जर्स बिल्डिंग के अंदर घुसकर उसको और उसकी बेटी को जलाकर मार देते हैं। इधर एंड्रे जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा होता है और रास्ते में उसे बहुत सारे सर्वाइवर्स की डेड बॉडी पड़ी मिलती है, जिन्हें सोल्जर्स ने मार दिया था। अचानक उसकी नजर नदी में एक बोट पर पड़ती है, जिसे एनी की आया लेकर आई थी। उसमें कई वॉलंटियर्स भी थे जो आंद्रे और एनी को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री को टीवी पर भाषण देते हुए दिखाया जाता है, जो जनता को बताता है कि हालात को काबू में कर लिया गया है और इन्फेक्शन को जड़ से मिटा दिया गया है, इसलिए अब किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। तभी वो एक मग से कॉफी पीता है, जिस पर बायोटेक कंपनी का लोगो लगा हुआ था, जिससे साबित होता है कि रक्षा मंत्री भी इस सब में शामिल था। इधर जैसे ही ये लोग आइलैंड से निकलते हैं, तभी आंद्रे को लगता है कि सोल्जर सारा एरिया क्लीन कर देंगे, तो पैट्रिशिया का बाजू अब किसी काम का नहीं है, इसलिए वो उसे पानी में फेंक देता है, जहाँ एक मछली उसे काट लेती है और तुरंत ज़ॉम्बी बन जाती है। इससे हमें पता चलता है कि ये सब यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। इसके साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।